ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, डेमोक्रेटिक लीडरशिप, लाइजेज फेयर लीडरशिप, ये मेरे से आज तक प्रोनाउंस करते नहीं बना, पता नहीं क्या है। ऑथोरेटेरियन, ओके ऑथोरेटेरियन, अरे यार ये क्या है ये, ऑथोरेटेरियन ओके लीडरशिप है। प्रोनाउंसिएशन में मत जाओ, कोई मतलब नहीं है, बस ये देखो कि कौन सा सही है। हे कॉमर्शियंस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आपकी जो CUET की प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। तो यार फाइनली हमने जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप पर 100 मेंबर्स को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। तो यार ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे टेलीग्राम हो गया, इंस्टाग्राम हो गया या फिर यूट्यूब हो गया, सबको सपोर्ट कर रहे हैं, और उसके कारण ही आज हम लोग यहाँ पर हैं। तो यार आज की वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज की वीडियो में हम लोग जो हैं यहाँ पर जो BST है उसका ऑफिशियल मॉक टेस्ट यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, उसका एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं और उसको एनालाइज करेंगे कि बेसिकली इससे हमारा जो CUET का ऑफिशियल पेपर है वो कैसा आएगा। तो यार बहुत कम दिन बचे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम इस वीडियो को पूरी तरीके से अच्छे से देखो, ताकि तुम्हारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएँ। तो चले यार जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारे MCQs को ख़त्म करते हैं। तो चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो दैट इज Xeon प्राइवेट लिमिटेड हैज सेट अ टारगेट ऑफ अचीविंग अ टारगेट ऑफ 30% इंक्रीज इन प्रॉफिट। यानी कि इस बंदे ने, ये जो Xeon प्राइवेट लिमिटेड था, इसने बोला कि हमको अब से 30% इंक्रीज इन प्रॉफिट चाहिए। मिस्टर डेंजिल, द हेड ऑफ द कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट, हैज इन्फॉर्म्ड the board of directors that the target set may not be possible for the company to achieve, as according to the past 3 years data the company has never earned more than 10% increase in profit। तो बहुत सारा इसने बोल दिया। तो बेसिकली जो मिस्टर डेंजल नाम का एक बंदा था उसने बोला कि पिछले 3 साल में हमको 10% से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, तो आप 30% की क्या बात कर रहे हो, ठीक है, ये बोला उसने। और यहाँ पर क्योंकि कोविड चल रहा है तो इसने बोला ड्यू टू कोविड द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट्स में डिक्लाइन, यानी कि यहाँ पर कोविड भी चल रहा है तो उसके कारण हमारी जो डिमांड है वो गिरेगी, तो हो सकता है हम 10% प्रॉफिट भी ना कर पाएँ, और आप हमसे बोल रहे हो कि 30% इंक्रीज इन प्रॉफिट करो। तो यहाँ पर कौन सा इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग को शो किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, तो यहाँ पर जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, इम्प्रूविंग एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन, अकम्पलिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। तो देखो ऑर्डर एंड डिसिप्लिन की बात तो यहाँ पर नहीं की गई, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ सही से चल रहा है। अकम्पलिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, तो यहाँ पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव नहीं हो रहा, तो इसको भी नहीं लेंगे। इंप्रूविंग एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन, तो एम्प्लॉय का मोटिवेशन तो यहाँ पर उठा नहीं रहा है, गिर ही रहा है, क्योंकि यहाँ पर वो बोल रहा है कि भाई 30% की क्या बात कर रहे हो, 10% भी नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या जाएगा, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। इसका मतलब क्या होता है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स का, कि भाई आपको ऐसे स्टैंडर्ड्स रखने चाहिए जो आप अचीव कर सको। तो सिमिलरली इसके आपका CUET का एग्जाम है, तो भाई आप इतना बड़ा टारगेट में रखो कि यार मेरे को आज 200 क्वेश्चन सॉल्व करना है। ट्राई कि आप 20 क्वेश्चंस पर चैप्टर सॉल्व करो, ताकि वो जो एक्यूरेसी, वो कहते हैं ना, स्टैंडर्ड ऐसा सेट करो जिसको आप अचीव कर सको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आ जाता है, विजय सुपरवाइजर है इन Xeon लिमिटेड। विजय इज इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो विजय जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करता है Xeon लिमिटेड में, एंड ही हैज़ टू सुपरवाइज 50 वर्कर्स हु आर प्रोड्यूसिंग मोबाइल फ़ोन्स। तो यहाँ पर 50 वर्कर्स है, वो मोबाइल फ़ोन्स बना रहे हैं। द डेली प्रोडक्शन इज़ 100 मोबाइल सेट्स। तो यहाँ पर 100 मोबाइल सेट रोज़ बन रहे हैं, ठीक है। कंपनी की पॉलिसी है कि यहाँ पर जो 5% प्रोडक्शन डिफेक्ट्स हैं वो पर डे हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पर 100 में से 5 मोबाइल जो हैं वो हमेशा हर दिन ख़राब होते हैं। एक दिन जो मिस्टर दास हैं इन्फॉर्म्ड विजय दैट देयर वर 4 डिफेक्टिव माइल्स इन हिज यूनिट, यानी कि यहाँ पर जो है 4 डिफेक्टिव पीस निकले। तो नॉर्मली 5 निकल सकते हैं और 4 निकले तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। मिस्टर विजय टोल्ड मिस्टर दास दैट इट वॉज ओके एंड डिड नॉट टेल एनी वर्कर एनीथिंग। तो यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल जो है वो यहाँ पर बताया गया। तो देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर हम देखते हैं कि 4 पॉइंट दिए गए हैं। एक है हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, जो कि लास्ट है, तो वो तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्टिव्स की बात नहीं की गई है। यूनिटी ऑफ कमांड भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक सिंगल कमांड की बात नहीं की गई है। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन और क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आप एक पॉइंट सेट कर देते हो, और जैसे उस पॉइंट को कोई भी क्रॉस करता है आप वहाँ पर अलर्ट हो जाते हो, आप इमीडिएटली वहाँ पर एक्शन लेते हो। पर यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पर 5 मोबाइल फ़ोन की बात की गई थी, तो और
4 मोबाइल फ़ोन डिफेक्ट हुए, यानी कि इसको हम यहाँ पर जो पॉइंट लेंगे दैट विल बी मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, यानी कि यहाँ पर जो मैनेजर होता है उसको हर जगह पर टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है, उसको हर जगह पर अपनी जो चीज़ है हर चीज़ को कंट्रोल करने का उसको कोशिश नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर इसलिए जो है सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। तो यहाँ पर असर्शन और रीजन आ गया है। असर्शन क्या बोलता है, मैनेजमेंट हैज़ अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज एंड हैज़ इट्स ओन थ्योरीज। तो यहाँ पर एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है और खुद की थ्योरीज होती है, ये मेरे को सही लग रहा है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर मेट एग्जैक्टली एज प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस। तो देखो ये पॉइंट जो है वो मेरे को थोड़ा सा गलत लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता है वो प्रिंसिपल ऑफ साइंस की तरह नहीं होता। प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं, वो बिल्कुल एक तरीके से मैं कह सकता हूँ रिजिड होते हैं कि यार अगर तुमने केमिस्ट्री में अगर H2O किया तो वाटर ही बनेगा, H2O से हवा नहीं बन सकती, तो वो बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं। पर यहाँ पर जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं ये रिजिड नहीं होते, इनसे कोई और रिजल्ट भी आ सकता है, यानी कि वहाँ पर रिजल्ट सेम आता है हमेशा, यहाँ पर रिजल्ट डिफरेंट भी आ सकता है। इसलिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस से। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल तुम भाई डिसेंट्रलाइजेशन करते हो, पावर को तुम डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो तुम सोच के ये कर रहे हो कि भाई सब में पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, पर हो सकता है उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट आ जाए। तुम पॉजिटिव सोच के कर रहे हो, बुक में भी पॉजिटिव लिखा है, बट हो सकता है कि उससे एक नेगेटिव इंपैक्ट आ जाए वहाँ पर एनवायरनमेंट को देखते हो। तो यहाँ पर जो होते हैं हमारे वॉलेटाइल होते हैं हमारे जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। तो यहाँ पर हमको देखना है बेसिकली, तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है दैट इज ए इज ट्रू पर आर इज फॉल्स जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, हमको बाकी ऑप्शन पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जाता है दैट इज द बेसिक टास्क ऑफ this level of management is to integrate diverse elements and coordinate the activities of different departments according to the overall objectives of the organization। यानी कि कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है जो कि डिफरेंट जो इंटीग्रेट करता है डिफरेंट एलिमेंट्स को और उसका फिर कोऑर्डिनेट करता है सारी एक्टिविटीज़ को। तो यहाँ पर आता है टॉप लेवल, मिडिल लेवल, सुपरवाइजरी लेवल, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल। सुपरवाइजरी लेवल वर्कर्स को करता है तो वो तो यहाँ पर नहीं आ सकता। बच्चे बेसिकली यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं टॉप लेवल और मिडिल लेवल पर। तो देखो बात को समझना, मिडिल लेवल वाले तो मैनेजर्स हैं, वो एक दूसरे के डिपार्टमेंट तो नहीं कर सकते। तो यहाँ पर सारे डिपार्टमेंट्स को कौन कोऑर्डिनेट करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो यहाँ पर जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं वो इनको जो है कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा टॉप लेवल। तो ए इसका जो है यानी कि फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर कोऑर्डिनेशन, यानी कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिबरेट फंक्शन, कोऑर्डिनेशन हार्मोनाइजेस इंडिविजुअल प्लान्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स थस लीडिंग टू ग्रोथ एंड साइज इन मैनेजमेंट। सी इज कोऑर्डिनेशन हेल्प्स इन reuniting the different opinions of the specialists. D is coordinating, okay, coordination है वो is the responsibility of all ages, and last is coordination links the activities of various departments। तो यहाँ पर बहुत ही easily हम एक एक को देखेंगे। सबसे पहली बात तो यहाँ पर इंपॉर्टेंस पूछी गई है। ए ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिबरेट फंक्शन लिखा हुआ है, तो फंक्शंस की बात यहाँ पर नहीं की गई कि कोऑर्डिनेशन के फंक्शंस क्या है, यहाँ इंपॉर्टेंस की बात की गई। तो फर्स्ट वाला तो यहाँ पर नहीं हो सकता। कोऑर्डिनेशन हार्मोनाइजेस इंडिविजुअल प्लान्स एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल्स थस लीडिंग ग्रोथ एंड साइज एंड इन्वेस्ट। तो बिल्कुल ये बिल्कुल पॉइंट होगा यहाँ पर, ये बिल्कुल सही है, ये एक इंपॉर्टेंस है। अगर आपने एनसीईआरटी रीड करी होगी तो आपको समझ में आएगा। कोऑर्डिनेशन हेल्प्स इन रीयूनाइटिंग द डिफरेंट ओपिनियंस ऑफ द स्पेशलिस्ट, तो ये भी मेरे को सही लग रहा है, बिल्कुल सही है। कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल एजेस, ये उतना सेंस भी हमें नहीं बना रहा है तो इसको मैं क्रॉस कर दूंगा। कोऑर्डिनेशन लिंक्स द एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, ये तो भाई होता ही होता है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट ए और डी हमको नहीं लग रहे, तो क्या ऑप्शन में वो चीज़ दी हुई है, तो ऑफकोर्स सी बात है आप थर्ड ऑप्शन देखोगे सी वाला, तो वहाँ पर ए और डी दिया हुआ है, तो यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए एंड डी। ओके, आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ, यानी कि यहाँ पर जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होता है वो क्या कंसिस्ट करता है। द एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन बिजनेस, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स इशूड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज, द प्लान्ड आउटले इन द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स, लेजिस्लेशन पास बाय द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर कौन सा करता है, तो देखो लेजिस्लेशन पास बाय द गवर्नमेंट नहीं हो सकता क्योंकि वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट मतलब क्या, जब गवर्नमेंट बिजनेस में इंटरवीन कर रही हो। तो यहाँ पर प्लान्ड आउटले इन द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर भी नहीं हो सकता, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स इशूड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर बेसिकली कौन सा पॉइंट होगा, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट दैट इज एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन बिजनेस। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं।
तो चलो यार आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन आ जाता है स्टेटमेंट वाला। तो यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स ओनली अपॉर्चुनिटीज फॉर अ बिजनेस एंटरप्राइज। तो देखो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल क्लियरली हमको सही दिख रहा है कि हेल्प्स इन टैपिंग रिसोर्सेज, ये तुमको डायरेक्टली मिल भी जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट दिया गया है ये बिल्कुल सही है, लेकिन आधा सही है। देखो बिजनेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स ओनली अपॉर्चुनिटीज़, तो देखो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है मैं मानता हूँ, लेकिन थ्रेट्स भी प्रोवाइड करता है। किसी बिजनेस के लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है और उसी के कॉम्पिटिटर के लिए वो थ्रेट्स हो सकती हैं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो जाता है कि ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ के साथ थ्रेट भी होता है। तो यहाँ पर जो है थर्ड ऑप्शन हम लिख देंगे कि जो स्टेटमेंट 1 है वो ट्रू है, बट जो स्टेटमेंट 2 है वो फॉल्स है। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज दिस इज द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग, आइडेंटिफाई द स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस हाईलाइटेड इन द अबव स्टेटमेंट। तो यहाँ पर एक रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग यानी कि डिसीजन मेकिंग की बात की जा रही है कि कौन सा ऐसा स्टेप है प्लानिंग में जहाँ पर डिसीजन मेकिंग सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। सेटिंग ऑब्जेक्टिव, तो देखो सेटिंग ऑब्जेक्टिव में डिसीजन मेकिंग नहीं होती है। अब तुम बोलोगे नहीं भैया मैं तो डिसीजन लेना पड़ता है, पर देखो समझना बात को, डिसीजन तब लिया जाता है जब 2 चॉइस होती हैं तुम्हारे पास। तो हमको ये देखना सबसे ज़्यादा चॉइसेस हमको किस में मिलती हैं। सेटिंग ऑब्जेक्टिव, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, इसको रख सकते हैं होल्ड पर। सिलेक्टिंग एन ऑब्जेक्ट ऑल्टरनेटिव एंड फॉलो अप एक्शन, देखो फॉलो अप एक्शन में तो कुछ नहीं होता। आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन में हो सकता है थोड़ा बहुत डिसीजन मेकिंग, लेकिन सबसे ज़्यादा डिसीजन मेकिंग तुम्हारी होती है सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव में, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, उसमें से तुमको एक प्लान को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो दिस इज़ द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी कि तुम्हारा सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलो यार आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में जाता है मैनेजर्स हैव अ टेंडेंसी टू रिलाई ऑन प्रीवियसली ट्राइड एंड टेस्टेड प्लान्स। तो यहाँ पर जो मैनेजर्स होते हैं वो पिछले जो पास प्लान्स हैं उस पर रिलाई हो जाते हैं। इसके कारण वहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेसेंसी हो जाती है, प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, एंड फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहती है, मे एक्चुअली लीड टू फेलियर इंस्टेड ऑफ सक्सेस। यानी कि क्या होता है जब कभी कभी आप जो पुराने प्लान्स बनाते हो उसके बेसिस पे चलते हो, तो जैसे कि आप कहीं भाई गोवा घूमने गए थे पिछले 2 साल पहले, आपने एक प्लान बनाया था, उसी प्लान को अब आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो सकता है कि उस टाइम पे धूप हो और इस टाइम पे आप जाओ तो वहाँ पर पानी गिरने लगे। समझ में आ रहा है? ऐसा होता है हमारे साथ बहुत बार। तो वो प्लान जो है वो एक्चुअल में बिगड़ चुका है। तो अगर बिगड़ चुका है तो आपको क्या यहाँ पर करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर कौन सी लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग बताई गई है ये पूछा गया है। तो लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग में सबसे पहले आता है प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस एंड प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? देखो इसको सॉल्व करने का बहुत ही ईजी तरीका है। यहाँ पर बोला गया है कि सक्सेस नहीं मिल पाती है क्योंकि हम प्रीवियसली टेस्टेड प्लान जो हम यूज़ करते हैं। तो बेसिकली इससे हमको सही में पता चल रहा है कि यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन दिया गया ना उसको डायरेक्टली मैं कह सकता हूँ प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, कि आप प्रीवियसली ट्राइड एंड टेस्टेड प्लान्स के हिसाब से फ्यूचर में नहीं कर सकते, क्योंकि फ्यूचर जो है वो अनप्रिडिक्टेबल होता है। जो थर्ड ऑप्शन है वो सबसे ज़्यादा सेंस बना रहा है, इसलिए मैंने इसको मार्क कर दिया। आगे बढ़ते हैं यार। बाय डिसाइडिंग इन एडवांस द टास्क टू बी परफॉर्म्ड, प्लानिंग शोज द वे टू डील विद द चेंजेस एंड अनसर्टेन इवेंट्स। यानी कि यहाँ पर अगर आप पहले से ही फ्यूचर को फोर्सी करने की कोशिश करो, प्रिडिक्ट करने की कोशिश करो, आप कर नहीं सकते हो पर आप कोशिश तो करोगे ही भाई प्लानिंग में। तो प्लानिंग क्या हमेशा फ्यूचर के लिए की जाती है। तो आप कोशिश कर रहे हो कि आगे का आप देखो, जैसे कि गोवा जा रहे हो तो पहले से ही सोचोगे यार इस टाइम पे ना यार गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, इस टाइम पे ठंडी बहुत ज़्यादा, वेदर को देखते हो, फिर देखते हो यार इस टाइम पे महंगा ज़्यादा होगा। तो आप प्रिडिक्ट कर रहे हो चीज़ों को, हो सकता है वहाँ पर कुछ चेंज हो वेदर में, समझ में आ रहा है, तो आप प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पर कौन सा जो बेनिफिट है प्लानिंग का वो बताया गया है। प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़, उतना नहीं बताया गया। प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टिनिटी, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। तो यहाँ पर इनोवेटिव आइडिया तो कोई निकल के नहीं आ रहा है, डायरेक्शन भी प्रोवाइड नहीं कर रहा है। सबसे ज़्यादा जो सेंस बना रहा है दैट इज़ हमारा जो सेकंड ऑप्शन है, दैट इज़ प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। ये कैसे पता चला? देखो आप अगर क्वेश्चन पढ़ोगे तो वहाँ पर अनसर्टेन इवेंट्स भी बोला गया है। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि जो अनसर्टेनिटी रहती है, रिस्क रहती है, उसको कम करती है कौन सी चीज़? हमारी प्लानिंग। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रिफर्स टू, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है? तो ठीक है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट देखते हैं। सबसे पहली बात
यहाँ पर नंबर ऑफ सुपीरियर्स इन एन एंटरप्राइज, तो नंबर ऑफ सुपीरियर इन एन एंटरप्राइज को सेंस ही नहीं बना रहा है, इससे स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या ही पता चलेगा। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है, मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इसको स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कैसे बोल सकते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बस थोड़ी ना आता है मैनेजमेंट में तो सारी चीज़ें आती हैं, तो ये भी मुझे नहीं लग रहा है। नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स मैनेज बाय सुपीरियर्स इफेक्टिवली, तो इसको मैं होल्ड पर रखता हूँ। और नेक्स्ट आता है नंबर्स ऑफ अ सबॉर्डिनेट इन एन एंटरप्राइज, तो देखो नंबर ऑफ सुपीरियर और सबॉर्डिनेट इन एन एंटरप्राइज ऐसा बोला गया है, ए और डी ऑप्शन सिमिलर टाइप के हैं, अगर होते तो दोनों होते वरना कोई नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा सेंस जो बना रहा है दैट इज नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स मैनेज्ड बाय द सुपीरियर्स इफेक्टिवली, कितने अच्छे से लिखा गया, मतलब अलग ही समझ में आ रहा है यार कि यही ऑप्शन होगा, समझ में आ रहा है। तो ऐसे करके भी आपको थोड़ा सा कभी कभी लक यूज़ करना पड़ता है, अपना दिमाग यूज़ करना पड़ता है, कॉमन सेंस यूज़ करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। अर्नव हैज़ अ कंपनी इन मुरादाबाद, अर्नव की कंपनी है मुरादाबाद में, ठीक है, विच इज़ फेमस फॉर प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन की बात की गई है, इसको थोड़ा सा नोट कर लें, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। हेंस इट हैज़ क्रिएटेड अ डोमिनेंट पोजीशन इन द मार्केट, भाई प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन करके इस बंदे ने मार्केट की ऊंचाइयों पे चढ़ चुका है। चलो ठीक है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करूंगा मैं। इनफॉर्मल नहीं हो सकता, फॉर्मल नहीं हो सकता, कोई बात की ही नहीं गई है कि यहाँ पर इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है कि फॉर्मल स्ट्रक्चर है। यहाँ पर फंक्शनल और डिविजनल में बच्चे कंफ्यूज आएंगे कि भाई फंक्शनल है कि डिविजनल है, तो सिंपल सी बात है, फंक्शनल में आप फंक्शंस के हिसाब से डिवाइड करते हो, डिविजनल में प्रोडक्ट के हिसाब से आप जो है यहाँ पर करते हो इसको डिवाइड। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी डिविजनल, ठीक है। एक बार ऑर्गेनाइजेशनल वाला जो चैप्टर उसको अगर रिवाइज भी करोगे ना तो ये आराम से आपको बता देगा कोई बंदा। 13th क्वेश्चन में जाते हैं। अरे भाई ये क्या हो गया, आराम से, गुस्सा नहीं, ओके ठीक है, गुस्सा कर रहा है। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, तो यहाँ पर आता है कि द अथॉरिटी जो है उसके सामने को दिया हुआ है कि कैसे हम करेंगे। तो देखो यहाँ पर जो आपको मैच द कॉलम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सबसे पहले ऑप्शन देखना है यहाँ पर। तो ऑप्शन में देखो ए के सामने या तो 1 दिया है या तो ए के सामने 2 दिया गया, आप चारों ऑप्शन देखो, या तो ए का 1 होगा या तो 2 होगा, तो ऐसे देखते हैं। तो अथॉरिटी का या तो कैन नॉट बी एंटायरली डेलीगेटेड हो सकता है और कैन बी डेलीगेटेड हो सकता है। तो हम जानते हैं कि भाई अथॉरिटी जो है वो डेलीगेट की जाती है हमेशा, ताकि जो दूसरे लोग हैं उनको मौका मिले और वो अपना काम अच्छे से कर सकें। तो ए का तो सेकंड होगा, तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो कट गया है और थर्ड ऑप्शन कट गया, यानी कि हमारे पास सिर्फ सेकंड और फोर्थ ऑप्शन है। तो अब देखते कौन सा होता है। अब आता है बी का या तो थर्ड होगा या तो फर्स्ट होगा, ठीक है। अगर आप सेकंड और फोर्थ ऑप्शन देखोगे या तो बी का थर्ड होगा या तो बी का फर्स्ट होगा, ठीक है। तो बी का थर्ड, यानी कि बी का फर्स्ट क्या बोल रहा है, कैन बी एंटायरली डेलीगेटेड। तो अगर आप ध्यान से देखोगे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो थोड़ी बहुत डेलीगेट हो सकती है, ठीक है। जो अकाउंटेबिलिटी है वो बिल्कुल डेलीगेट नहीं हो सकती, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी हल्की हल्की हम डेलीगेट कर सकते हैं। जैसे कि आपके मम्मी पापा हैं वो बाहर घूमने जाते हैं तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की छोड़ करके जाते हैं, तो वो डेलीगेशन होता है। तो कैन नॉट बी एंटायरली, हम एंटायरली डेलीगेट नहीं कर सकते पर थोड़ा बहुत कर सकते हैं। तो बी का जो है वो फर्स्ट ऑप्शन होगा। तो बी का अगर हमने फर्स्ट ऑप्शन बोल दिया है तो इसके आगे आपको मैच करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपका जो करेक्ट ऑप्शन आता है दैट विल बी फोर्थ वाला ऑप्शन, और यहाँ पर जो है हम डायरेक्टली फोर्थ को करेक्ट कर देंगे। अगर आपको अभी भी सेटिस्फैक्शन ना हो तो आप सी और डी को भी मिला करके देख सकते हैं, आपको आराम से समझ में आएगा कि सही है आपका आंसर। नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14th। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, एक असर्शन एक रीजन है, भाई हमको पता है। असर्शन बोल रहा है डेलीगेशन डज नॉट मीन एब्डिकेशन। देखो एब्डिकेशन का मतलब क्या होता है कि जब आप अपनी पावर को गिव अप कर देते हो। यहाँ पर हमने देखो नीचे एक छोटा सा लगा दिया है कि भाई कभी आगे जाकर ये शीट देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो एब्डिकेशन होता है। रीज़न क्या होता है, मैनेजर इज नॉट अकाउंटेबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ असाइंड टास्क एंड सबऑर्डिनेट्स। देखो यहाँ पर डेलीगेशन डज नॉट मीन एब्डिकेशन, तो बिल्कुल सही है कि आप अपनी पावर को डेलीगेट कर रहे हो, आप उसको छोड़ नहीं रहे हो, आप गिव अप नहीं कर रहे हो। बट सेकंड वाला क्या बोल रहा है, मैनेजर इज नॉट अकाउंटेबल। भाई कैसे अकाउंटेबल नहीं होगा, अगर आपने मैनेजर ने अगर कोई भी चीज़ दी है, चाहे रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करे, अथॉरिटी डेलीगेट करे, अकाउंटेबल हमेशा मैनेजर ही होता है। क्योंकि जो ओनर है वो जाकर के वर्कर से बात नहीं करेगा कि आपने गलती क्यों करी, वो मैनेजर से बात करेगा कि भाई वर्कर ने क्यों गलती करी, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेकंड है वो बिल्कुल गलत है, तो मैं इसको डायरेक्टली बोलूँगा यहाँ पर जो ए है ट्रू है और आर इज फॉल्स है, बाकी ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्टिफिकेशन मार्क फॉर क्वालिटी अश्योरेंस। तो यहाँ पर कौन सा सर्टिफिकेशन मार्क नहीं है, तो यहाँ पर आता है अर्दन मार्क, एजी मार्क, हॉल मार्क, आईएसआई। तो देखो आईएसआई तो अपन को पता है, वो वाला नहीं, ठीक है। आईएसआई पाकिस्तान वाले बात नहीं की जा रही, आईएसआई यहाँ पर एक मार्क होता है इंडिया में,
जो कि यूज़ किया जाता है फॉर प्रोडक्ट्स। तो ठीक है, क्वालिटी अश्योरेंस के लिए रहता है। हॉलमार्क भी अगर मैं देखूंगा, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। हॉलमार्क भी अगर मैं देखूंगा तो गोल्ड के लिए आता है, कॉपर के लिए आता है, कॉपर नहीं प्लैटिनम सिल्वर के लिए आता है। कि अगर आप कभी भी जाओगे, आपने देखा होगा ऐड वैड आती रहती तनिष्क की कि हॉलमार्क वाला लें, तो उससे मेरे को याद है भाई ठीक है। एजी मार्क मतलब होता है एग्रीकल्चरल का मार्क, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें ये मार्क यूज़ होता है। ये जो अर्दन मार्क होता है, यही भाई एक मेरे को डिफेक्ट लग रहा है, तो बिल्कुल ये सही है। तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। इसलिए मैंने यहाँ पर तुमको जो अर्दन मार्क है उसकी एक फ़ोटो भी दे दी कि ऐसा दिखता है वो, और ये मार्क कुछ नहीं होता है। तो ऐसा मार्क तुमने कभी नहीं देखा होगा, ये पता नहीं चाइना वाइना में कहीं होगा, इंडिया में तो नहीं है। ठीक है, चाइना लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। asserting oneself ensures that one's get a fair deal is the right of the consumer। तो कंज्यूमर का राइट क्या है कि भाई उसको एक फेयर डील मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, मेरा भी राइट है भाई, मेरे को एक फेयर डील मिले। तो वो अपने आप को बोल सकता है, असर्टिंग मतलब बोलना, तो खुद को बोल सकता है कि हाँ भाई मेरे को एक फेयर डील मिले। इको मार्क इज द क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क फॉर फूड प्रोडक्ट्स। देखो इको मार्क के बारे में जब मैंने गूगल किया, ये वाला क्वेश्चन मैंने सच में गूगल किया था खुद, जब मैंने इसके बारे में गूगल किया ना, तो इको मार्क का ऐसा डायरेक्टली नहीं आया कि फूड प्रोडक्ट्स के लिए है, डायरेक्टली नहीं आया। पर जब मैंने उसके बारे में थोड़ा और सर्च किया इको मार्क के बारे में, तो उसने बोला मुझे कि यहाँ पर जो इको मार्क है वो फूड प्रोडक्ट्स पर यूज़ होता है, ताकि ये बताया जा सके कि वो इको फ्रेंडली है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर मुझे ऐसा लगा कि ये स्टेटमेंट भी सही है, तो मुझे लगा दोनों स्टेटमेंट सही है, और इसका आंसर जो है वो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 जो है वो ट्रू होना चाहिए। अगर तुम्हें कोई कन्फ्यूज़न लगती है तुम खुद से एक बार गूगल कर लो, और अगर तुम्हें कुछ ऐसा रीज़न मिलता है जो मेरे आंसर के अगेंस्ट जा रहा है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इसको चेंज कर दूंगा अपना कमेंट डाल करके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द राइट ऑफ द कंज्यूमर दैट इंक्लूड्स रिप्लेसमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है राइट ऑफ द कंज्यूमर की बात करी गई है, जो कि रिप्लेसमेंट ऑफ द प्रोडक्ट करता है, रिमूवल ऑफ डिफेक्ट करता है, कंपनसेशन पे करता है। तो यहाँ पर अगर आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत भी अपना चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाला, तो आप आराम से बता सकते हो कि यहाँ पर जो है सबसे पहली बात, जो राइट टू बी हर्ड वो तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर राइट टू बी हर्ड का मतलब डिफरेंट होता है। राइट फॉर कंज्यूमर एजुकेशन, कोई एजुकेशन नहीं दे रहा है भाई। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड भी नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा मैं जल्दी बता देता हूँ। राइट टू सीक रिड्रेसल, कि आप जो है जाकर के रिड्रेसल मांग सकते हो, आप बोल सकते हो कि भाई ये चीज़ गलत है, मेरे को इसका कंपनसेशन चाहिए है। जॉनसन एंड जॉनसन की कंपनी थी, उसके साथ ऐसा हुआ था, उसने कुछ बेबी प्रोडक्ट्स में दिक्कत कर दी थी, तो एक जो मम्मी थी उनने अपने बच्चे को लगाया, दिक्कत हो गई, तो उन्होंने जाकर के कोर्ट में केस फाइल कर दिया। इसलिए आजकल जॉनसन के प्रोडक्ट्स थोड़े से कम हो गए, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। रजत एंड परम आर पार्टनर्स इन देयर आइसक्रीम कंपनी नेम्ड फ्लोट्स। बहुत गंदा नाम था मेरा, फ्लोट नाम की आइसक्रीम कंपनी मेरे को थी, मैं कभी नहीं लेता। ठीक है, दे हैव अ वेरी रिजिड पॉलिसी, इनकी बहुत रिजिड पॉलिसी है ऑन बाइंग 2 months क्रेडिट एंड सेलिंग एट 1 month री-एडिट। देखो समझना बात को, इन्हें क्या बोला गया है, इसको ध्यान समझना है आराम से। ये क्या करते हैं, इनकी बहुत रिजिड पॉलिसी है, ये 2 मंथ के क्रेडिट पर चीज़ें लेते हैं। मैं लिख रहा हूँ उस पर, 2 मंथ के क्रेडिट पर चीज़ें लेते हैं, यानी कि 2 महीने पहले उधार लिया, कुछ चीज़ों को खरीदा, 1 महीने के अंदर उनको बेचा, यानी कि इनके पास 1 महीने का टाइम बचता है उस क्रेडिट को वापस करने के लिए। तो यहाँ पर इनकी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी वो कैसी होगी, बहुत ज़्यादा हाई होगी, बहुत ज़्यादा लो होगी, नो वर्किंग कैपिटल होगी, हाई फिक्स्ड कैपिटल होगी। तो देखो फिक्स कैपिटल की बात तो बिल्कुल की ही नहीं जा रही, तो लास्ट ऑप्शन कट जाएगा। नो वर्किंग कैपिटल भी नहीं आ सकता, क्योंकि वर्किंग कैपिटल हर बिजनेस को चाहिए होता है। अब हमको डिसाइड करना हाई कि लो। तो अगर आप जाकर के क्रेडिट अलाउड जो है पॉइंट देखोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर कि जब भी हमारा जो बिजनेस होता है वो बहुत कम समय के लिए क्रेडिट लेता है, तो फिर वो वर्किंग कैपिटल जो है उसको कम रख सकता है, उसको लो रख सकता है, उसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भाई उसने लो पीरियड के लिए लिया हुआ है, तो ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ेगा। इसलिए जो वर्किंग कैपिटल होता है वो लो यहाँ पर रिक्वायर्ड हो जाएगा। तो लो वर्किंग कैपिटल सेकंड वाला जो पॉइंट है, बी जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आ जाता है 19th क्वेश्चन, दैट इज लार्जर द बेड टाइम द लार्जर द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल टू बी स्टोर्ड एंड लार्जर शॉल बी द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, जब आपका एक बुरा वक्त चल रहा होता है तो आपको ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ मटेरियल जो है वो स्टोर करना पड़ता है, ज़्यादा आपका वर्किंग कैपिटल भी रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा स्टोरेज लोगे तो आपका वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगा। आइडेंटिफाई द फैक्टर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल हाईलाइटेड इन द अबव स्टेटमेंट। यहाँ पर कौन सा जो है, यहाँ पर जो वर्किंग कैपिटल है उसका पॉइंट हाईलाइट किया गया है। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, देखो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल से स्टोरेज बढ़ सकता है, मैं मानता हूँ, पर ये प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट करता है, ये बुरे वक्त पे डिपेंड नहीं करता।
प्रोडक्शन साइकिल होती है जब आपका जो प्रोडक्शन साइकिल है वो वीक काम कर रही है, वर्कर्स कम काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा, तो आपका जो रॉ मटेरियल है वो बढ़ जाएगा। बिजनेस साइकिल पे थोड़ी देर पे आते हैं। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी देखते हैं। तो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का मतलब होता है कि भाई आप अच्छे से ऑपरेट कर पा रहे हो कि नहीं, तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, वो तो यहाँ पर आती भी नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आप समझ गए होगे, मैंने होल्ड पर रखवाया था बिजनेस साइकिल को, वो बिल्कुल सही है। क्यों सही है उसको समझो बात को। बिजनेस साइकिल क्या होता है, बिजनेस साइकिल का मतलब होता है कि अगर आपकी डिमांड एकदम से कम हो जाती है आपके प्रोडक्ट की, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर डिमांड कम हो जाएगी तो आपकी इन्वेंट्री अपने आप बढ़ जाएगी, आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होगा। तो जब भी आपका बुरा वक्त आए, बुरा वक्त का मतलब क्या हुआ कि भाई डिमांड कम हो गई, इसलिए यहाँ पर जो बिजनेस साइकिल है उसकी यहाँ पर बात की गई है, और यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको कुछ भी चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में DM या फिर कमेंट कर सकते हो, कोई बात नहीं। ओके, 20th क्वेश्चन जाता है, फाइनेंशियल लेवरेज इज कंसिडर्ड फेवरेबल व्हेन। तो यहाँ पर जो फाइनेंशियल लेवरेज है उसको कंसिडर किया जाता है फेवरेबल, कब फेवरेबल उसको कंसिडर किया जाता है, द कॉस्ट ऑफ डेट इज लोअर देन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो कॉस्ट होती है डेट की वो आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से कम हो। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लोअर देन कॉस्ट ऑफ डेट, तो जो कॉस्ट ऑफ डेट है यानी कि आपने जो रेज किया है पैसा उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो और आपकी जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो कम है। मोर इक्विटी आपने यूज़ करी है, यहाँ मेयर लिखा पर वो मोर है, मोर इक्विटी आपने यूज़ करी है, या फिर लेस अमाउंट ऑफ डेट इज़ यूज्ड। तो देखो इक्विटी ज़्यादा हो डेट कम हो उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता फाइनेंशियल लेवरेज में। फाइनेंशियल लेवरेज सिर्फ एक ही चीज़ बोलता है, दैट इज़ कि अगर आपकी जो भी कॉस्ट है उसको आपकी जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो ख़त्म कर देती है, तो यहाँ पर आपका जो फाइनेंशियल लेवरेज है वो बहुत अच्छा है। तो बेसिक सी बातें आती है, यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है जहाँ पर बोला गया है जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो लोअर है आपके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से, उसको मैं बोल देता हूँ फाइनेंशियल लेवरेज जो है वो आपका फेवरेबल है। तो यहाँ पर डॉग्स की थोड़ी आवाज़ आ रही होगी, तो वो इतने टाइम पे करते, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो तभी उनको आवाज़ करनी होती है, खैर क्या कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। तो यहाँ पर आता है, ओके एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, हाई अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इंप्रूव्स लिक्विडिटी। देखो वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, जब आपके करंट एसेट्स आपकी करंट लाइबिलिटीज से ज़्यादा होते हैं। करंट एसेट्स में क्या क्या आते हैं, कैश हो गया, बिल रिसीवेबल हो गए, आपके डेटर्स हो गए, ये सब क्या आते हैं आपके एसेट्स में आते हैं। तो इससे आपकी लिक्विडिटी अच्छी होगी। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ कैश में कन्वर्ट हो जाए, तो करंट एसेट ज़्यादा होंगे तो आपकी लिक्विडिटी ज़्यादा होगी क्योंकि आप उसको आराम से कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही बिल्कुल एक्यूरेट है। हाई अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिड्यूसेस प्रॉफिटेबिलिटी। भाई आपके पास कैश ज़्यादा है, आपके पास डेटर ज़्यादा है जिनको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम कैसे हुई, आपकी तो प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है दैट इज स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो सी वाले को तुम बिल्कुल करेक्ट कर लोगे, थर्ड ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाई डिविडेंड्स बाय अ कंपनी इज एसोसिएटेड विथ। ये क्वेश्चन ना जब मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाली वीडियो में जाकर के देखना सेम क्वेश्चन करवाया, फिर से करवा रहा हूँ, यानी कि जो क्वेश्चंस हमने करवाए हैं वो क्वालिटी MCQs करवाए हैं, हर बार बोलता हूँ, वो मॉक टेस्ट में भी आए हैं, वो तुमको वहाँ भी आएंगे जब तुम CUT का एग्ज़ाम दे रहे होगे। ठीक है, यहाँ पर आ जाता है सबसे पहला जो ऑप्शन है दैट इज़ हाई अर्निंग्स स्टेबल अर्निंग्स लोअर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। सेकेंड इज हाई अर्निंग्स हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ अनस्टेबल अर्निंग। लो अर्निंग्स स्टेबल अर्निंग्स लोअर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, हाई अर्निंग हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ स्टेबल अर्निंग्स। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, फोर्थ ऑप्शन को टिक मार्क लगा देंगे, कह देंगे जब भी हाई अर्निंग्स होगी हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ होगी और स्टेबल अर्निंग्स होगी हमारा जो है डिविडेंड ज़्यादा जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। डिविडेंड देना है, लोगों को पैसा बांटना है, तो आपकी जो अर्निंग्स है वो हाई होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। आपकी अर्निंग्स भी स्टेबल होना चाहिए, बिल्कुल सही है, पर आपकी जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है वो कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होंगी तो आप भैया अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनसे बोलोगे कि हमको रिटेन्ड अर्निंग करना है और हमको क्योंकि फ्यूचर में ग्रोथ करना है। तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ जब कम होती है तब आप जा करके ज़्यादा डिविडेंड देते हो। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो जाएगा, तुम्हारा जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट विल बी करेक्ट कि आपका जो अर्निंग्स है वो भी हाई है, अर्निंग्स और जो अर्निंग्स है वो स्टेबल भी हैं और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं, तो आपको यहाँ पर डिविडेंड देने में कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। द एम्प्लॉयज़ ऑफ अल्फ़ा प्राइवेट लिमिटेड, तो यहाँ पर एम्प्लॉयज़ की बात की गई है अल्फ़ा प्राइवेट लिमिटेड के, वर नॉट हैप्पी व्हेन द कंपनी इंस्टॉल्ड कैमराज इन ऑल सेक्शन ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पर जो अल्फ़ा लिमिटेड थी उसने बहुत सारे कैमराज जो हैं लगवा दिए, तो यहाँ पर लोग खुश नहीं थे कि कैमरा क्यों लगवाया।
द एम्प्लॉयज़ थॉट दैट मैनेजमेंट डिड नॉट ट्रस्ट द वर्कर्स एनी मोर। तो यहाँ पर वर्कर्स कुछ कुछ कर रहे थे तो वो यहाँ पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे कि भाई मैनेजमेंट, उनको लग रहा था, मैनेजमेंट को लग रहा हम चोर हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। काम के टाइम पर आप कैमरा लगा दिए मतलब चोर समझ रहे हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉयज़ थे, दे डिसाइडेड टू मीट द सुपीरियर रिगार्डिंग देयर कंसर्न्स। तो उन्होंने क्या कहा कि सुपीरियर्स के पास वो गए, कहा कि भाई ये क्या कैमरा वैमरा लगा दे, कैमरा वैमरा नहीं लगना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। द सुपीरियर मिस्टर दास एक्सप्लेन टू देम द रियल इंटेंशन बिहाइंड मैनेजमेंट बिहाइंड द इंस्टॉलेशन ऑफ द कैमरा। तो मिस्टर दास ने बोला देखो भाई हमारा इंटेंशन कुछ और है, हम चाहते तुम्हारी सेफ्टी हो, सिक्योरिटी हो, जो भी उसने बहाना मारा हो, इसलिए है। मैनेजर्स जो हैं, जो जितने भी एम्प्लॉयज़ थे, हियरिंग मिस्टर दास, द एम्प्लॉयज़ वर कन्विंस्ड दैट द कंपनी हैज़ डिफरेंट मोटिव्स बिहाइंड सेटअप ऑफ कैमराज ऑन कैंपस। तो उनके कुछ डिफरेंट मोटिव्स थे जिसके कारण उन्होंने कैमरा लगाए थे, ऐसा उन्होंने कन्विंस्ड हो गए बच्चे लोग। दे वेंट बैक टू देयर ओन वर्क एक्सेप्टिंग द न्यू चेंजेस। तो वो अपने जो है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इस न्यू चेंज को कि कैमरा लग रहे हैं हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए हैं, और यहाँ पर जो है वो अपना काम फिर से करने लगे। तो यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग शो की गई, इतना बड़ा पैरा दे दिया इतनी सारी सी चीज़ के लिए। तो भाई डायरेक्टिंग इमिटेट्स एक्शन, कोई एक्शन नहीं हो रहा यहाँ पर भाई कि यहाँ पर डायरेक्टिंग से कोई एक्शन ले रहा हो, कोई भी बंदा कोई ज़्यादा मोटिवेट नहीं हुआ, ठीक है। डायरेक्टिंग इंट्रीगेट्स एफर्ट्स एम्प्लॉयज़ एफर्ट्स। तो यहाँ पर एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स को इंट्रीगेट नहीं किया गया, सब लोग अच्छे से काम कर रहे थे, ऐसा कोई पॉइंट यहाँ पर नहीं बताया गया, तो ये दोनों गलत हैं। डायरेक्टिंग फैसिलिटेट्स इंट्रोडक्शन ऑफ नीडेड चेंजेस, यहाँ पर चेंजेस लेकर के आए हैं तो इस पॉइंट्स को हम रख सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टिंग गाइड्स एम्प्लॉयज़ टू रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल। तो यहाँ पर कोई पोटेंशियल उसने रियलाइज़ नहीं करवाया, यानी कि यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन आता है दैट विल बी सी, दैट इज़ कि यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन किया था नए चेंजेस का जो कि सबने अडाप्ट किया। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ओके, लास्ट दो क्वेश्चन बचते हैं हमारे। जो रजत है इज़ द सेल्स हेड ऑफ जियोन टेक लिमिटेड। तो यहाँ पर उसका जो हेड है। वन डे ही फोन्ड मिस्टर गौरव, उसने मिस्टर गौरव को फ़ोन लगाया। वो इज़ द फाइनेंस हेड ऑफ जियोन टेक लिमिटेड, उसने जियोन टेक लिमिटेड के फाइनेंस हेड को फ़ोन लगाया। टू इन्फॉर्म हिम अबाउट द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल्स डिपार्टमेंट। तो उसने सेल्स डिपार्टमेंट की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को लिखवा रहा था। ड्यू टू पुअर टेलीफोन कनेक्शन रजत वॉज एबल टू कन्वे द मैसेज टू मिस्टर गौरव, आइडेंटिफाई द एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रॉब्लम। तो यहाँ पर मैं एक बार हिंदी में बता देता हूँ। यहाँ पर एक बंदा था जिसने मिस्टर गौरव को फ़ोन लगाया, उसने बोला कि हम लोग को कुछ बात करना है, किससे रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, उसको कुछ बात सेल्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड बात करना था, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। इसका एक पुअर टेलीफोन कनेक्शन के कारण वो कुछ मैसेज कन्वे करना चाहता था, पर हो सकता है कि उतने अच्छे से ना हो पाया हो। आपने देखा होगा वो टेलीफोन की वायर थोड़ी सी हिल जाती है तो वहाँ पर जिग जिग वाली आवाज़ आती है, जिग जिग वाली, ठीक है। तो यहाँ पर वही आवाज़ आ रही होगी। तो यहाँ पर मुझे बताओ कि यहाँ पर कौन सा जो है कम्युनिकेशन प्रोसेस की प्रॉब्लम यहाँ पर हुई है। इनकोडिंग करने में कोई दिक्कत हुई नहीं भाई, वो सिंपल भाषा में बात कर रहा था, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। उसने कोई फीडबैक भी नहीं दिया, कोई फीडबैक की यहाँ पर बात नहीं हो रही है। नॉइज़ हो सकता है क्योंकि भाई टेलीफोन वायर में जिगजिग वाली आवाज़ आ रही थी तो नॉइज़ हो सकता है। डीकोडिंग में भी ऐसा कुछ डीकोडिंग नहीं थी, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन तुम्हारा नॉइज़ वाला हो जाता है। तो सी ऑप्शन इज़ योर करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। EM कैफ़े इन जयपुर। ओके, यहाँ पर ना ये एक्चुअली मैं बताता हूँ, ये जो EM कैफ़े है ये EM कैफ़े नहीं था, ये कुछ और था, ये BTS कैफ़े था। पता, ये जब मैं देख रहा था इस क्वेश्चन को, ये BTS कैफ़े था। ये अपने आप ना वो शायद करेक्शन को हो गया होगा, वो तो अच्छा करेक्शन हुआ है, बहुत अच्छी बात है। तो EM कैफ़े इन जयपुर अब अच्छा लग रहा है, पता ये मैंने नहीं किया, अपने आप हुआ है। ड्यू टू ग्रेट सक्सेस शी डिसाइड्स टू ओपन 4 मोर ब्रांचेज इन जयपुर। तो एक EM कैफ़े था, उसकी 4 मोर ब्रांचेज जो हैं वो जयपुर में आ गई हैं। वहाँ पर रोहित, कविता, अमन और दियो जो है 4 लोग हैं, वो कैफ़े के मैनेजर्स हैं फॉर ईच ब्रांच। वेन एवर समवन टेक्स सम डिसीजन अबाउट द कैफ़े हैज़ टू बी टेकन, एमिलिया, अच्छा एमिलिया थी, एमिलिया कॉल्स ऑल द 4 कैफ़े मैनेजर्स, टेक देयर आउटपुट, एमिलिया टेक्स द डिसीजन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लीडरशिप अडॉप्टेड बाय एमिलिया। तो एमिलिया क्या करती है, जब भी कोई भी डिसीजन आता है चारों बंदों से पूछती है, चारों ब्रांचेस से पूछती है और फिर खुद डिसीजन लेती है। इसको हम कौन सा टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल कहेंगे? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, डेमोक्रेटिक लीडरशिप, लाइजेज फेयर लीडरशिप। ये मेरे से आज तक प्रोनाउंस करते नहीं बना, पता नहीं क्या है। ऑथोरेटेरियन, ओके ऑथोरेटेरियन, अरे यार क्या है ये ऑथोरेटेरियन, ओके लीडरशिप है। प्रोनाउंसिएशन में मत जाओ, कोई मतलब नहीं है।
बस ये देखो कि कौन सा सही है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो डायरेक्टली दिख रहा है कि सबसे पूछ रही है, सारी जनता से पूछ रही है, उसके बाद ये डिसीजन ले रही है। तो यहाँ पर डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ डिसीजन है, ऑटोक्रेटिक नहीं है कि खुद से डिसीजन ले लिया। लेजिस फेयर में तो भाई किसी से मतलब कोई रहता ही नहीं है, तो ऐसे टाइप की लीडरशिप भी यहाँ पर नहीं है, डेमोक्रेटिक यहाँ पर बताई जा रही है। तो यार इसी के साथ आज हमने जो है अपने 25 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। जो नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस है मॉक टेस्ट के, वो तुम्हें अगली वीडियो में मिल जाएंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और हर जगह शेयर करो, ताकि सबकी हेल्प होती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।